नमस्कार दोस्तों, आज के इस भाग में हम बात करेंगे अनार या दालिम बगीचे से जुड़े एक और प्रमुख समस्या के बारे में, जिसे हम निमेटोड या सूत्रकृमि कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से ये बगीचे में नुकसान करते हैं, कौन सी दवाइयाँ इसमें सिफारिश की हुई है, उनमें खर्चा कितना आता है और इसका प्रबंधन कैसे करना है। शुरुआत करने से पहले स्वागत है आपका खेती उद्योग चैनल में। सबसे पहले समझते हैं निमेटोड या सूत्रकृमि क्या होता है। मूल रूप से निमेटोड या सूत्रकृमि भूमिगत तने या जड़ों पे गुजारा करने वाले परजीवी होते हैं। दिखने में ये गांडूल, केचुआ या नाशपाती जैसे होते हैं। गुजारा करने के लिए ये जड़ों पे एक उपयुक्त जगह खोजते हैं। आमतौर पे ये जो जगह होती है वो रूट कैप के पीछे, रूट कैप मतलब जड़ों के अंत में पेशियों का एक सुरक्षात्मक कवच होता है, ठीक उसके पीछे ये घुस जाते हैं और वहां की पेशियों या कोशिकाओं को अपना भोजन बना लेते हैं। इस भोजन के दौरान ये गतिहीन हो जाते हैं, मतलब सिर्फ एक जगह बैठ के खाते रहो। इस तरह से इनका विस्तार होता है और ऐसी जगह पे आपको गांठ बनी हुई दिखाई देती है। इसके अगले चरण में यानी कि प्रजनन के दौरान एक वयस्क मादा 400 से 500 अंडे देती है। अंडों से निकले हुए सूत्रकृमि और किसी जड़ों में घुस के अपना गुजारा करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए सबसे अनुकूल तापमान होता है 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान में ये निमेटोड अपना पूरा जीवन क्रम जो है, मतलब अंडों से निकलकर अंडे देने तक का सफर सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में यानी कि 1 महीने के दौरान पूरा कर लेते हैं। इस तरह से एक वर्ष में निमेटोड की कई पीढ़ियां पैदा होती रहती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकांश किसान भाई क्या करते हैं, निमेटोड का संक्रमण दिखने के बाद दुकान में जाके कोई एक दवा ले आते हैं और बगीचे में उसका इस्तेमाल करने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं ये समझ के कि प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन ये प्रॉब्लम दोबारा जरूर आएगी और हर साल आएगी। हर बार आप किसी एक प्रोडक्ट या एक औषधि पे निर्भर नहीं रह सकते। निमेटोड को अच्छी तरह से कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ काफी महंगी आती है। हर साल इन पे होने वाला खर्चा और इससे होने वाले नुकसान बढ़ता जा रहा है और ऐसी किसी एक दवाई के इस्तेमाल से आप निमेटोड को पूरी तरह से कभी खत्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए पूरे साल भर हमें क्या क्या करना होगा, इसे भी आज हम समझेंगे। अब देखते हैं इसके संक्रमण का आपके अनार या दालिम बगीचे में क्या असर होता है और किस तरह से ये नुकसान करता है। अनार के बगीचे में कई तरीके के निमेटोड पाए जाते हैं, जैसे कि स्कूटिलैंचस रोगोसस, जिफिनिमा बसीरी, मेलोइडोगाइन, हेलिकोटा इंचुलस डिजिटस आदि। जैसे जैसे ये निमेटोड की आबादी बढ़ने लगती है, सफेद जड़ें जिन पे ये निमेटोड गुजारा करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सफेद जड़ें वो होती है जो जमीन से पौधे के लिए खाद और पानी का शोषण करती है। तो जैसे ही कोई नई सफेद जड़ पैदा होती है, उतनी ही जल्दी ये निमेटोड उसे नष्ट कर देते हैं। इससे पौधे के पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा आना शुरू हो जाता है। परिणामी पेड़ों की वृद्धि रुक जाती है। कभी कभी पत्तियों में पीलापन या पत्तियां गिरना, इस तरह से लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पौधे दुर्बल और कमजोर हो जाते हैं। इसका सीधा असर फ्लावरिंग या फलों की साइज पे होता है। कभी कभी फ्लावरिंग ना होना, कम फ्लावरिंग होना और फल छोटे ही रह जाते हैं, ये सारे लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ निमेटोड के इन्फेक्शन की वजह से जड़ों में फ्यूजेरियम और सिरेटोसिस्टिस नाम की फफूंद भी अपना संक्रमण फैलाना शुरू कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनार के पेड़ तेजी से सूखना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम उकटा या मर रोग कहते हैं। तो अनार में उकटा या मर रोग आने के लिए निमेटोड भी एक प्रमुख कारण है। यहाँ पे दवाई के संबंधित या अन्य जो भी हम सुझाव देते हैं या फिर किसी भी खेती से संबंधित आपके जरूरत का कोई भी सामान हो, हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं
और इनकी कीमतें भी अन्य किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले हमारे पास किफ़ायती होती है। हम एक किसानों द्वारा निर्मित कंपनी है और आपकी ज़रूरत का सामान घर बैठे आसानी से इस नंबर पे व्हाट्सएप द्वारा आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अब देखते हैं निमेटोड की रोकथाम के लिए कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। इसमें आप ले सकते हैं निमित्ज प्रति पेड़ 40 ग्राम, ये अदामा कंपनी का आता है। इसे इस्तेमाल कैसे करना है, हर एक ड्रिपर के नीचे 1 फुट लंबा गोल बनाइए, उसके नीचे की 5-10 सेंटीमीटर की जो मिट्टी है वो निकाल के एक छोटा सा गड्ढा बनाइए और उसमें ये दवाई डालें और इसे मिट्टी से ढक दें और बाद में हल्की सिंचाई करें। तो अगर एक पेड़ के नीचे 4 ड्रिपर है तो 40 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से एक ड्रिपर के नीचे 10 ग्राम निमिज डालना होगा। अगर एक पेड़ के नीचे 6 ड्रिपर है तो 40 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से एक ड्रिपर के नीचे 5 से 6 ग्राम निमिज आपको डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये डिवाइड करके डालना पड़ेगा। इसका उपयोग कब करना है आपको, फल तोड़ाई के तुरंत बाद, जब स्टोरेज पीरियड होता है जिसमें हम बगीचे में बेसल डोज या सभी प्रकार के खाद वगैरह जमीन में देते हैं, उसी समय इसे लागू करना है ताकि बाद में अलग से मजदूरी के लिए खर्चा ना बढ़े। इसमें खर्चा कितना आता है, 1 एकड़ में मान लीजिए 350 से 400 पेड़ है तो 40 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से 1 एकड़ के लिए 15 किलो निमिज की जरूरत पड़ेगी। 15 किलो के लिए इसका खर्चा आता है करीबन 7,000 रुपए के आसपास। अब देखते हैं दूसरी दवाई के बारे में। इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेलम प्राइम 2 मिली प्रति पेड़ के हिसाब से। यह बायर कंपनी का आता है। इसका उपयोग कैसे करना है, इसके लिए बायर कंपनी ने खुद एक वीडियो बनाई है, चलो उसे देखते हैं। चूंकि नेमेटोड पौधों की जड़ों के आसपास ही रहते हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वेलम प्राइम जड़ों के पास अच्छी तरह से पहुंच जाए। सबसे बेहतरीन तरीका है ड्रेन सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। यदि आप ड्रेन सिंचाई का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ध्यान दें कि वेलम प्राइम के प्रयोग से पहले जमीन में नमी आवश्यकता के अनुसार हो, पर ध्यान रहे जमीन नम हो, ज्यादा गीली नहीं। अगला काम है वेलम प्राइम को पौधे के तने के आसपास एक गोलाई में लगाना। ध्यान रहे कि वर्तमान जड़ के क्षेत्र और भविष्य में बढ़ने वाले जड़ों के क्षेत्र को भी आप अच्छी तरह से ढंक लें। अंत में जरूरत के मुताबिक पानी का छिड़काव करें ताकि वेलम प्राइम पौधे के जड़ क्षेत्र में अच्छी तरह पहुंच जाए। लंबे समय तक बचाव के लिए जमीन में सही मात्रा में नमी होना जरूरी है ताकि वो वेलम प्राइम को जड़ क्षेत्र में व्यवस्थित रख पाए। अब आप नेमेटोड के हमले से सुरक्षित हैं। ड्रिप सिंचाई। यदि आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करते हैं तो ड्रिपर को पौधों के पास और उनकी सीध में लगाना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी ड्रिपर में बराबर बहाव हो। ये समय समय पर जांचते रहें। जांचने के बाद वेलम प्राइम को लगाना शुरू करें। पर पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जिस मिट्टी में वेलम प्राइम डालना है उसमें पर्याप्त नमी हो। ये पौधे पर सूखे के दबाव को कम करने और वेलम प्राइम को सही तरह से वितरण के लिए जरूरी है। इसलिए पहले ड्रिप सिस्टम से मिट्टी को नम कर लें। पर याद रहे कि मिट्टी नम रहे, गीली नहीं। पानी डालने के बाद ड्रिप सिस्टम से वेलम प्राइम को डालिए। ध्यान रहे कि भविष्य में आने वाली जड़ों का क्षेत्र भी ढका हुआ हो। वेलम प्राइम लगाने के बाद पानी जरूर डालें ताकि वेलम प्राइम जड़ों के क्षेत्र में अच्छी तरह से पहुंच जाए। अब आप नेमेटोड के हमले से सुरक्षित हैं। ध्यान रहे कि आप अधिकतम लाभ पाने के लिए बताई हुई बातों का पालन करें, क्योंकि अगर वेलम प्राइम जड़ों तक सही तरह से नहीं पहुंच पाता या मिट्टी में अत्यधिक नमी की वजह से वो बह जाता है तो नियंत्रण सही तरह से नहीं हो पाएगा। इसमें खर्चा कितना आता है, वेलम प्राइम 2 मिली प्रति पेड़ के हिसाब से 1 एकड़ में मानेंगे 350 से लेकर 400 पेड़ है तो उस हिसाब से 1 एकड़ के लिए 800 ml वेलम प्राइम लगेगा। इसके लिए खर्चा कितना आएगा, 5,700 रुपए के आसपास। इसके अलावा कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट जो मार्केट में कार्बोमेन
या थिमेट के नाम से आता है। ये दवाइयाँ पहले निमेटोड के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब थिमेट बंद हो चुका है और कार्बोफ्यूरॉन इतने अच्छे से काम नहीं करता, तो इन पे खर्चा करने से कोई मतलब नहीं बनता। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट या कंपनियां हैं जो निमेटोड कंट्रोल करने का दावा करते हैं और बिना सटीक जानकारी के मजबूरी में किसान भाई इसे खरीद भी लेता है, लेकिन इससे पैसे और समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये सब बातों का ध्यान रखें। तो जैसे कि हमने देखा, निमेटोड कंट्रोल करने की दवाइयाँ बहुत ही महंगी आती है, इसलिए हमें बगीचे में अच्छे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना होगा। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि बगीचे में जो रखरखाव, व्यवस्थापन या मैनेजमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। निमेटोड को पूरी तरह से नष्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक पर्यावरण का भाग है, लेकिन अच्छे व्यवस्थापन के द्वारा उसे कंट्रोल में रख सकते हैं ताकि बगीचे में उसका संक्रमण इतना भी ना फैले कि पेड़ों को नुकसान पहुंचने लगे और फिर उसे कंट्रोल करने के लिए दवाइयों पे अलग से खर्चा करना पड़ रहा हो। तो देखते हैं अच्छे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बगीचे में हर साल आपको ऑर्गेनिक कल्चर का इस्तेमाल करना है। ऑर्गेनिक कल्चर कैसे बनता है, इसमें आपको क्या क्या मिलाना है, इसमें कितना खर्चा आता है, इस पे जल्द ही एक विशेष जानकारी प्रसारित होगी। अभी सिर्फ निमेटोड कंट्रोल करने वाले जीवाणु के बारे में हम बात करेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कल्चर में हमें 2 प्रकार के निमेटोड कंट्रोल करने वाले जीवाणुओं का इस्तेमाल करना है। पहले जीवाणु का नाम है पैसिलोमाइसिस लिलासिनम। पैसिलोमाइसिस आपने काफी बार सुना होगा। कोई भी मार्केट में जो दवा आती है निमेटोड कंट्रोल करने वाली, उसके पैकेट के पीछे इन जीवाणुओं का नाम लिखा होता है। और दूसरे जीवाणु का नाम है वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरम। ये मार्केट में दंगल वीर के नाम से आता है। बाकी बहुत सारी भी कंपनियां हैं जो इसे बनाती है। ये दोनों जीवाणु लिक्विड और पाउडर दोनों पैकिंग में मिल जाता है, तो इसका उपयोग आपको ऑर्गेनिक कल्चर के साथ करना है। इसके अलावा इस ऑर्गेनिक कल्चर में आपको और भी कई जीवाणुओं का उपयोग करना है जो निमेटोड कंट्रोल करने के साथ साथ सफेद जड़ों का भरपूर विकास और अलग अलग प्रकार की हानिकारक फफूंद, इनकी रोकथाम करने में आपकी मदद करेगी। इसमें शामिल है एस्परजिलस नाइजर, ये काली सेना के नाम से मार्केट में मिल जाता है, और माइकोराइजा। माइकोराइजा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसमें आपको ग्लोमस इंटररोडिसिस नाम की जो प्रजाति है, ऐसा प्रोडक्ट का चुनाव करना है। ये माइकोराइजा प्रजाति आपको जोश अल्ट्रा नाम के प्रोडक्ट में मार्केट में मिल जाता है। किसी भी जीवाणु औषधि का इस्तेमाल कैसे करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर किसान भाई इस तरह के जो जीवाणु मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पीएसबी, केएसबी, माइकोराइजा, बैसिलस और बाकी जो भी जीवाणु औषधि उपलब्ध है, उसे खरीद के लेके आते हैं और सीधा पानी में मिला के ड्रिप द्वारा या ड्रेंचिंग के माध्यम से उसे दे देते हैं। बहुत ही गलत प्रैक्टिस है ये। जीवाणु इस तरह से काम नहीं करते। ये कोई केमिकल दवा नहीं है जो आपने पानी के साथ मिला के बगीचे में लागू कर दिया और वो काम करना शुरू हो गई। याद रखिए, ये जीवाणु प्रयोगशाला यानी कि लैबोरेटरी में बने हुए हैं और पैकेट के अंदर स्पोर्स में आते हैं, मतलब रेस्टिंग स्टेज में होते हैं। इन्हें एक्टिवेट और मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। एक्टिवेट और मल्टीप्लाई करने के लिए पानी, ऑक्सीजन और खाना यानी कि जैविक माध्यम जैसे कि गोबर खाद, केचुआ खाद आदि की जरूरत होती है। तो इन्हीं सबको मिला के बनता है ऑर्गेनिक कल्चर। और ये ऑर्गेनिक कल्चर इतनी बेहतरीन तरीके से काम करता है, इसके इस्तेमाल से आपकी पैदावार तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ में जो हानिकारक फफूंद, कीट या निमेटोड कंट्रोल करने के लिए जो अतिरिक्त खर्चा होता है, उसे भी बहुत सीमित कर देगा। तो मार्केट में मिलने वाले किसी भी प्रकार के जीवाणुओं को पानी में मिला के सीधा बगीचे में लागू ना करें। इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक कल्चर बना के उसके साथ करिए ताकि आपको इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ हर साल आपको नीम या सरसों की खली प्रति पेड़ 500 ग्राम से लेके 3 किलो तक आपके बजट के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इसे आप
फल तुड़ाई के बाद स्टोरेज पीरियड में ऑर्गेनिक जीवाणु कल्चर या रासायनिक खाद के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बगीचे में हर साल आपको पेड़ों के आसपास झेंडू या गेंदे के पौधे लगाने हैं। ये गेंदे के पौधे अफ्रीकन या फ्रेंच वैरायटी के होने चाहिए। इन दो में से अफ्रीकन वैरायटी सबसे बेस्ट काम करती है। ये अफ्रीकन वैरायटी मार्केट में आपको पूसा बसंती गेंदा या पूसा नारंगी गेंदा नाम से मिल जाती है। इसके अलावा जो भी अन्य अफ्रीकन ग्रुप की गेंदा वैरायटी उपलब्ध है उसे भी आप निमेटोड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंदे के पौधे की आयु खत्म होने के बाद उसे आपको जड़ के साथ उखाड़ना है और बगीचे के बाहर ले जाके जला देना है। ऐसा क्यों करना है? गेंदे के पौधे की जड़ें निमेटोड को अंडे देने से रोकती है और इस वजह से उनकी संख्या कम हो जाती है। लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था, निमेटोड की बहुत सारी प्रजातियां हैं और कुछ एक प्रजातियों को ये गेंदे का पौधा खत्म भी कर देता है, लेकिन सभी के सभी प्रजातियों को नहीं। तो इसीलिए आपको ये गेंदे के पौधे आयु खत्म होने के बाद जड़ के साथ उखाड़ने हैं और बगीचे के बाहर ले जाके जला देने हैं। इसके बाद आप जब नया पौधा लगाते हो तो बीच में बहुत सारी फसलें लेते हो, तो बगीचे में ये सारी फसलें नहीं लगानी है, जैसे कि बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टोमेटो, आलू, भिंडी, करेला, लौकी, गवार, प्याज, मटर आदि। शुरू से ही अगर आप ये सब फसलें ले लेंगे तो निमेटोड का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसके अलावा साल में एक बार आपको हरी खाद, हिरवळीची खते या जिसको ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं, जैसे कि ताग, धैंचा बगीचे में लगाना है और 6 हफ्तों बाद इसे जमीन में दफना देना है। ये सारे व्यवस्थापन के तरीकों को अपनाना अनिवार्य है। हर साल इसे आपको करना है, ये नहीं कि एक साल किया और बाद में छोड़ दिया। जितना आप इन सब का उपयोग करोगे उतनी बेहतर पैदावार आपको मिलेगी और जो अतिरिक्त दवाइयों पे खर्चा होता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। दोस्तों, आज बस इतना ही। आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। खेती के लिए जरूरत का सामान ऑर्डर करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर का जरूर उपयोग करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।